गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम समास को अलग अलग करते हैं तो उसमें और या एवं योजक चिन्ह लगाने पड़ते हैं। योजक मतलब जोड़ने के लिए। जैसे पहला मैंने एक उदाहरण लिखवाया था तुमको, माता और पिता, तो उस समास में क्या आया था? और आया था बीच में, वह द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण था। जैसे सुख दुख, अगर हम इनका विग्रह करें तो समास बनेगा सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन। राजा रानी, राजा प्रजा, माता पिता आदि। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। विग्रह कहते हैं अलग अलग करने को। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान मतलब बराबर हो, या दोनों पदों को मिलाने और अथवा या एवं आदि योजक यदि खत्म हो जाए तो वह समास द्वंद्व समास ही कहलाता है। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। देश विदेश, देश और विदेश। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। इस उदाहरण में कि देश विदेश, रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा आदि शब्दों में दोनों पद प्रधान हैं और जब ये दोनों पद मिलते हैं तो और योजक लुप्त हो जाते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला इतरेतर द्वंद्व, जिसमें मतलब इतरेतर द्वंद्व एक दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए हों और पृथक अस्तित्व रखते हों, जैसे सुख और दुख। तो सुख और दुख जो समास है यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जब दोनों पद जुड़कर एक पद बना दें तो वह द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है बच्चों वैकल्पिक द्वंद्व, जिसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जब दोनों पद मिलकर एक पद हो जाएं। जिस समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि वैकल्पिक अवयव छुपे हों उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता और पिता। माता और पिता में से यदि और को हटा दें तो एक रूप बन जाएगा हमारा पितरऊ। तो ना वहाँ पे माता दिख रहा हमें ना पिता दिख रहा, लेकिन दोनों उसमें समाये हुए हैं, तो वह समास कौन सा हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व या एक शेष द्वंद्व। अब है बच्चों नेक्स्ट समास में आपको पढ़ाऊँगी अव्ययी भाव, और यह समास का अंतिम समास है आज हमारा। अव्ययी भाव, अव्यय अव्यय, जो खर्च ना हो, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, उसके लिंग में वचन में विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। वह और इसकी मुख्यता क्या है, पर मुख्य बात क्या होती है इस समास में? इस समास में मुख्य बात यह होती है कि इसका प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय ही बन जाता है। तो डेफिनेशन, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद अव्यय पद बन जाता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद मतलब बच्चों पहले वाला पद। तत्पुरुष में प्रधानता किसकी थी? उत्तर पद की, और अव्ययी भाव में प्रथम पद की। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि जैसे रूप बनते हैं। जैसे अनुरूपम, रूप के योग्य। भर पेट, पेट भर के। नेक्स्ट है बच्चों निडर, डर के बिना। नी उपसर्ग लगा हुआ है, नी अव्यय पद लगा हुआ। प्रतिवर्ष,
प्रतिअव्यय है तो हर वर्ष, यथा नाम, नाम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। इस उदाहरण में यथा, प्रति आदि शब्दों का प्रयोग क्या जा रहा है? जो अव्यय हैं, एवं जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें भी अव्यय बना देते हैं। अव्यय पद जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसे भी अव्यय पद बना देंगे। यही अव्ययी भाव समास की विशेषता है। इन अवयवों का अर्थ ही प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे।